मॉर्निंग, सुबह बखैर, सलाम सुबह। प्रोग्राम जागो लाहौर के साथ मैं हूं इस प्रोग्राम की मेजबान सिद्रा मुनीर। उम्मीद है कि आप सब लोग जहां कहीं भी होंगे बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। नाज़रीन, आज हमारी इस हफ्ते की आखिरी मुलाकात है। कल हमारा लाइव मुलाकात तो नहीं होगी क्योंकि मेरा रेस्ट डे है, लेकिन कल भी बिल्कुल इसी वक्त पर आप देख पाएंगे बेस्ट ऑफ जागो लाहौर। नाज़रीन, बात आज मुझे प्रोग्राम के आगाज में करनी है जी डेंगू के हवाले से, क्योंकि मानसून का मौसम है, बारिशों के सिलसिले भी जारी हैं। ऐसे में घर के लॉन, गमलों, छतों पर, सहन में पानी जमा हो जाता है और बहुत से शहरी इस पानी को निकालना भूल जाते हैं, लापरवाही कर जाते हैं। तो याद भी यही करवाना है आपको कि मानसून के मौसम में डेंगू के फैलने का खतरा बहुत बढ़ जाता है, इसलिए अपने आसपास के माहौल को साफ रखना है, कहीं पानी जमा नहीं होने देना और सूरज निकलते और गरूब होते वक्त खास तौर पर पूरी आस्तीनों के कपड़े पहनिए और बाहर जाने से जरा गुरेज कीजिए। पहले भी कई बार आपको याद दहानी करवा चुकी हूँ, लेकिन कहीं आप डेंगू की एहतियात करना भूल ना जाएं, इसलिए मैं वक्तन फवक्तन आपको याद करवाती रहती हूँ, क्योंकि जान है तो ही जहान है। आपका बड़ा मसला हल करते हैं, आज क्या पकाएं क्या खाएं, इसी हवाले से फैसला कर लेते हैं। अभी बैठे बैठे ब्रेक पार्लर किचन में शेफ जहांगीर हमारे साथ मौजूद होंगे, जिन्होंने गुज़िश्ता रोज़ तो हमें चिकन टिक्का मैकरोनी बनाना सिखाया था, लेकिन आज हमारे लिए वो चाउमीन बनाने वाले हैं और उसके साथ साथ कुछ मीठे की डिश, लाहौरी मीठी सवैयां भी तैयार करने वाले हैं। तो चलिए जी, ब्रेक पार्लर किचन का रुख करते हैं, शेफ जहांगीर की तरफ चलते हैं। शेफ जहांगीर, बताइएगा किस तरह से खाना आज आप स्पेशल हमारे लिए बना रहे हैं? जी सिद्रा, आज हम बेक पार्लर के किचन में जो है वो बहुत ही मज़ेदार और क्विक और डिलीशियस जो है वो रेसिपी बना रहे हैं, जिसका नाम है चिकन चाउमीन। चाउमीन जो है ये आपको पता है बहुत ही फेवरेट है जो चाइनीज़ फूड खाने वाले हैं उनके लिए, और इसको फिर एक दफ़ा मैं कहूँगा कि बेक पार्लर ने बहुत आसान कर दिया है। आपको कोई ज़रूरत नहीं है नूडल्स बनाने की, आप जस्ट बाज़ार से पैकेट लेके आएँ बेक पार्लर का, उसको बॉइल्ड करें और पास्ता एक्सपर्ट की रेसिपी से आप उसको बनाएं। बिस्मिल्लाह करेंगे। सबसे पहले जो है इस रेसिपी में जो हमें चाहिए वो इस बेसिकली पैन एशियन रेसिपी है, थोड़ी सी स्पाइसी होती है, तो हम इसके अंदर सबसे पहले ऑयल और जूलियन चिकन, ये मैंने स्ट्रिप्स में काटा हुआ है, ये हमने इसमें ऐड कर दिया। और इसके साथ जैसे जैसे ये कुक होगा मैं इसमें इसकी वेजिटेबल्स के अंदर कैप्सिकम, बेल पेपर्स एंड कैप्सिकम और अनियन, और इसकी सारी कटिंग जो है वो जूलियन कट कहते हैं, बिल्कुल जो आप स्ट्रेट बिल्कुल थिन कटिंग करते हैं। और बहुत ही ये मेरे ख्याल से तो जो चाउमीन होती है ये पूरी फैमिली की फेवरेट होती है। जो नहीं भी खाता, जो खाना चावल और हैवी खाना नहीं खाना चाहता, वो चाउमीन ज़रूर खाता है। इसमें हमने चिकन 100 ग्राम जो है वो चिकन लिया है, इसको सौते कर रहे हैं। और चिकन जो है वो बहुत ही फाइन और जूलियन कट इसको हमने रखना है ताकि जल्दी जल्दी जो है वो कुक हो। और इसमें हम ऐड कर रहे हैं 1 टेबल स्पून क्रश चिलीज़, जो इसको स्पाइसी बनाएगा, ठीक है जी। और इसमें इसको थोड़ा सा इसको स्टर फ्राई करेंगे। स्टर फ्राइंग जो टर्म है बेसिकली पैन एशियन कुजीन जब आप बनाते हैं तो उसमें इसको आपने रखना होता है। स्टर फ्राइंग विद मीन कुकिंग विद मिनिमम अमाउंट ऑफ ऑयल। और ये इसके अंदर मैंने इसकी वेजिटेबल ऐड कर दी है, और वेजिटेबल्स के अंदर बेल पेपर्स, अनियन और कैप्सिकम, राइट। तो अब इसके अंदर जो बेक पार्लर पास्ता एक्सपर्ट जो हैं उनके हम नूडल्स इस्तेमाल करेंगे। बच्चों को जो सीख रहे हैं, जो देख रहे हैं, उनके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज इसके अंदर, क्योंकि आपको पता है लर्निंग जो है वो कुकिंग के अंदर जब तक आपको पता ना हो कि आप क्या बना रहे हैं, 3 चीज़ें नूडल्स में 3 टर्म्स आती हैं, स्पैगेटी, चाउमीन एंड नूडल्स। और ये एक ही चीज़ है। स्पैगेटी कहते हैं इटालियन में, नूडल्स हम चाइनीज़ में कहते हैं, ओके। और जो चाउमीन कहते हैं हम चाइनीज़ में, और नूडल हम कहते हैं थाई में। तो ये एक ही चीज़ है। बच्चे अक्सर परेशान हो जाते हैं, घर वाले भी, कि ये किस तरीके से अब बनेगा। ले जी,
सारी चीज़ें हम बेक पॉलर की इस्तेमाल कर रहे हैं। और अब इसके अंदर जो हम सोया सॉस यूज़ करेंगे वो भी हम बेक पॉलर की यूज़ करेंगे। इसके अंदर 2 टेबल स्पून हम जो है वो सोया सॉस इस्तेमाल कर रहे हैं। और सोया सॉस के बाद एक चीज़ आपने ख्याल करना है कि सोया सॉस जो है वो आपको पता सॉल्टी है, सॉल्ट होता है इसमें बहुत, तो जो सीजनिंग होगी आपने फिर उसको ज़रा थोड़ा सा लाइट रखना है। इसमें हम ऐड कर रहे हैं ब्लैक पेपर और थोड़ा सा सॉल्ट, ठीक है जी। और ये बिल्कुल रेडी। इसके अंदर हम थोड़ी सी अब ऐड करेंगे स्प्रिंग अनियन, वो भी जूलियन कट। ये आ गया जी आपका बहुत ही मज़ेदार किस्म का। और इसमें ये दैट्स इट रेडी। ये आ गया जी हमारा चाउमिन। और आज अभी इसी के साथ मैं एक मीठा डिज़र्ट बहुत ही क्विकली जो है वो हम बनाने जा रहे हैं। और ये है लाहौरी सेवइयाँ, लाहौरी मीठी सेवइयाँ, ठीक है जी। लाहौरी मीठी सेवइयाँ जो हैं, अभी हम इसको थोड़ा सा चाउमिन को करेंगे गार्निश, दैट्स इट। और लाहौरी मीठी सेवइयाँ के लिए हमें चाहिए थोड़ा सा बटर ऑयल, बटर घी भी आप कह सकते हैं। और इसके अंदर हम इस्तेमाल करेंगे बेक पॉलर की सेवइयाँ, ओके, बेक पॉलर की सेवइयाँ। और इसको थोड़ा सा आपने कुक करना है, थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन कलर आएगा। मैं आपको दिखाऊं कि ये जो वर्मिसेलीज हैं, जो सेवइयाँ हैं, और इसको हमने गोल्डन कर लिया, इसकी खुशबू आनी शुरू होगी, अरोमा आना शुरू हो गया। और अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे मिल्क, तकरीबन ½ लीटर मिल्क, ओके। और आप इसके अंदर आपके पास डिफरेंट ऑप्शन है, आप इसमें शहद यूज़ कर सकते हैं, आप इसमें शुगर यूज़ कर सकते हैं, जो भी जिस तरीके से जो खाने वाले हैं वो अपना जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। और एक बात का ख्याल करें, जो डिज़र्ट है मीठा है, अगर आप 100 ml मिल्क इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके अंदर 1 टेबल स्पून शुगर जो है, यहाँ 2 टेबल स्पून शुगर, 1 टेबल स्पून इज़ इक्वल टू 15 ग्राम। सो आप उसके मुताबिक जो है उसके अंदर जो है वो चीनी ऐड कर सकते हैं, राइट। तो इसके अंदर जो मैं शुगर ऐड करूँगा वो तकरीबन आलमोस्ट 3 टेबल स्पून मैं इसमें शुगर ऐड करूँगा। और 1, 2 एंड 3 टेबल स्पून मैंने इसमें शुगर ऐड की। और इसके अंदर हम एक बहुत ही मज़ेदार काम करने वाले हैं कि इसके अंदर हम ऐड करेंगे पाइनएप्पल, सेवइयों के अंदर हम पाइनएप्पल ऐड करेंगे, ठीक है जी। और पाइनएप्पल जो है आप किसी भी, आपको पता जो भी डिज़र्ट बना रहे हो, कोई सैलड बना रहे हो, तो उसके अंदर आप पाइनएप्पल जो है वो ऐड कर सकते हैं। बच्चों को बहुत अच्छा लगता है पाइनएप्पल, आप कोशिश करें। और पाइनएप्पल जो है वो किस स्टेज पे डालना है आपने, जब वो जो सेवइयाँ हैं वो थोड़ी सी थिक होनी शुरू हो जाएं, तो फिर आप इसमें पाइनएप्पल ऐड करेंगे। सो अब हम इसमें जो है वो पाइनएप्पल हमने ऐड किया। और अब हम इसमें ऐड करेंगे 3 टेबल स्पून क्रीम, 1, 2 एंड 3। ये आ गया जी आपका 3 टेबल स्पून क्रीम का। और चाउमीन जिस तरह अभी मैंने आपके सामने अभी हमने बनाई है चाउमीन, तो चाउमीन के लिए जो है बेक पॉलर की आप अगर कोई, ये ज़रूरी नहीं है आप सोया सॉस के साथ जाएं या आप दूसरे ही उसके साथ जाएं। अगर आप बेक पॉलर की कोई भी इसके साथ सीजनिंग इस्तेमाल करना चाहें, जैसे वेरिएशंस हैं, आप इसमें टिक्का में इस्तेमाल करना चाहें, आप बाल्टी फ्लेवर इस्तेमाल करना चाहें, आप जिंजर फ्लेवर इनका इस्तेमाल करना चाहें, तो आप उसके लिए आपके पास ऑप्शन है। लो जी, मेरी जो ये मीठी मीठी सेवइयाँ ये बिल्कुल आलमोस्ट ये रेडी होने वाली हैं। और इसके लिए हम
इसके अंदर 2 से 3 टेबलस्पून जो है वो आमंड्स के डालेंगे। ये मैंने बिल्कुल बहुत ही फाइन किस्म के काटे हैं, ठीक है। और इसके अंदर भी डालेंगे और फिर थोड़े से हम जो है आमंड्स के साथ इसको गार्निश भी करेंगे, ठीक है जी। तो ये 2 जो है मुझे उम्मीद है कि रेसिपीज़ जो हैं ये आप घर पे ज़रूर ट्राई करेंगे। और मीठा देखें, बेक पॉलर का एक काम देखें कि एक तो सेवरी के अंदर जो आप स्पाइसी फूड खाते हैं, जो आप दूसरा अपना, उसके साथ साथ बेक पॉलर मीठे पे भी बहुत काम कर रहा है, सेवइयाँ बना रहा है और कलर वाली सेवइयाँ इनकी बड़ी अच्छी होती हैं। तो आपके लिए मेरे ख्याल से इन्होंने हर जो है वो अंडर वन रूफ सारी प्रॉब्लम आपकी इन्होंने बेक पॉलर ने सॉल्व कर दी हैं। लो जी, बहुत ही अब हमारी जो ये सेवइयाँ हैं वो बिल्कुल आलमोस्ट थिक हो चुकी हैं। और इसका बेसिक यही होता है कि जैसे दूध पकना शुरू होता है, दूध गाढ़ा होना शुरू होता है, तो फिर ही जो है ये रेडी होती हैं। इसमें कार्डेमन इलायची अगर आप डालना चाहें तो आप कार्डेमन भी जो है इसमें ऐड कर सकते हैं। लो जी, बिल्कुल रेडी। कंडेंस मिल्क मैं इसमें इस्तेमाल नहीं करता क्योंकि मिल्क ने ही इसको, आप इसी के साथ इसको सेट करेंगे। और अब मैं इसको करूंगा जनाब डिश आउट। वाह, सिर्फ बेक पॉलर तिक्का मैकरोनी नहीं बनाता, मीठा भी बनाता है। ओके, सो आप इसको घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बादाम, पाइनएप्पल, आप इसमें और भी कोई सा भी फ्रूट ऐड कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंगो का सीज़न आता है उसके साथ ज़रूरी नहीं है, हमारे पाकिस्तान में पता नहीं लोग क्यों जो है वो फ्रूट को इस्तेमाल नहीं करते, आप इसको कर सकते हैं इस्तेमाल। ये आगे जी बहुत मज़ेदार किस्म की, और इसके अंदर ऊपर मैं ये इसकी गार्निशिंग चांदी का वर्क है जी, इससे करूँगा। ओके, थोड़ा सा और चाहिए। और बाकी जो आमंड्स हैं ये ले व्यूअर्स, आपकी 2 बहुत ही मज़ेदार किस्म की, एक पैन एशियन, एक हमारी अपनी पाकिस्तानी स्वीट जो है वो बिल्कुल रेडी है। और इसको घर पे आपने ज़रूर ट्राई करना है और इसका फीडबैक भी दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। ओवर टू सिद्रा। बहुत शुक्रिया शेफ जहांगीर, आपने आज फिर हमें इतना मज़े का खाना बनाना सिखाया और ख़ास तौर पर आज वीकेंड है तो आज की मुनासबत से आपने मीठा भी बना दिया है कि दस्तरखान कहीं अधूरा ना रह जाए। नमकीन तो हमने खाना है लेकिन साथ साथ मीठा हो जाए तो क्या ही बात हो जाती है। ब्रेक पे जाऊंगी लेकिन जब वापस आएंगे तो हम बात करेंगे बारिश के आफ्टर शॉक्स के हवाले से। बारिश बरसी, बादल चले गए, सूरज चमक रहा है, लेकिन मसाइल जूं के तूं बरकरार है। बात करते हैं ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, कुछ मसाइल की बात करें तो बादामी बाग सब्जी मंडी में हालात अभी तक मामूल पर नहीं आ सके। बारिश का जमा पानी कीचड़ में तब्दील हो गया है। जगह जगह गंदगी के ढेरों से अब ताफुन उठने लगा है। आड़तियों और खरीदारों को मुश्किलात का सामना है, जबकि सब्जी मंडी में सफाई तरजीही बुनियादों पर यकीनी बनाने का मुतालबा भी किया जा रहा है। मजीद क्या डिटेल्स हैं, जाहिद आबिद रिपोर्ट में दिखा रहे हैं। लाहौर में होने वाली बारिश के आफ्टर शॉक्स बरकरार। बुध के रोज से शुरू होने वाले बारिश के सिलसिले ने शहर के सीवरेज निजाम का पोल खोल दिया। शहर की सबसे बड़ी फल और सब्जी मंडी बादामी बाग कचरा कुंडी का मंजर पेश कर रही है। हर तरफ कीचड़ और गंदगी से मंडी का माहौल ताफुन ज़दा हो गया। नाकाफी सीवरेज सिस्टम और सफाई न होने से जा बजा कचरे के ढेर इंतजामिया का मुंह चढ़ाने लगे। आम दुकानों के मुकाबले में मंडी से मिलने वाली सस्ती सब्जियों और फलों की खरीदारी मुश्किल हो गई। आड़ती और खरीदार सब्जियां फल लेने के लिए कीचड़ की दलदल अबूर करने पर मजबूर। अवाम कहते हैं सब्जी मंडी कम और कचरा कुंडी ज्यादा लगती है। हर बारिश पर गंदगी के ढेर दर्देसर बन जाते हैं। इंतजामिया कुछ भी नहीं करते, सफाई कोई नहीं है, पानी खड़ा अंदर,
गंद है बहुत ज़्यादा, बड़ी दुश्वारी होती है। मंडी की सफाई करे, बहुत गंदगी है, आया नहीं जाता हमारे इधर। कपड़े गंदे हो जाते हैं, इन्ना ना गंद है, कोई इंतजाम खराब नहीं ठीक है, बिल्कुल उल्ट पुलट होया सारा काम ही। सब्जियां और फल सेहत के लिए बेहतरीन करार दिए जाते हैं, लेकिन बादामी बाग सब्जी मंडी में हिफ्जाने सेहत के असूल कहीं नजर नहीं आते। कैमरामैन अजहर बशीर के साथ जाहिद आबिद, लाहौर न्यूज़। नाज़रीन, रिपोर्ट आपने देखी है और ये गुज़िश्ता रोज़ के मनाज़िर थे बारिश के बाद से कि सब्जी मंडी जो बादामी बाग है वहाँ पर यकीनी तौर पर पहले तो बारिश का पानी मौजूद रहा और पूरा सब्जी मंडी एक तालाब का मंजर पेश करी थी। जिस दिन बारिश हुई एक रोज़ पहले, तब तो आड़ती भी परेशान रहे, ख़रीदार भी परेशान रहे, दुकानदार भी परेशान रहे, लेकिन गुज़िश्ता रोज़ देखा गया है कि जितना भी पानी था उसने कीचड़ की शक्ल इख्तियार कर ली थी, गंदा हो चुका था, काला पानी हो चुका था, ताफुन उठने लगा था। इसी हवाले से बात कर लेते हैं अब्दुल कादिर मदनी से कि अभी तक वहाँ पर सफाई हुई है या नहीं है, वहाँ का निज़ाम अब कैसा चल रहा है। अब्दुल कादिर, हमें बताइएगा कि ये बादामी बाग सब्जी मंडी रूटीन में भी यहाँ पर सफाई के कोई खातिर खा इंतजाम नहीं होते, रूटीन में भी गंदी होता है, बारिश के बाद तो इंतहा हो चुकी है। बारिश के बाद तो सूरत हाल जो है वो बिल्कुल ही जो है गंभीर हो चुकी हुई है, क्योंकि जो परसों जो बारिश हुई थी उसका पानी जो है वो खुश्क तो हो चुका हुआ है, लेकिन वो कीचड़ की शक्ल इख्तियार कर चुका है। कीचड़, गंदगी और ताफुन जो है वो शहर की मरकजी सब्जी मंडी जो बादामी बाग है वहाँ पर जो है वो मौजूद है। ना सिर्फ आड़ती यहाँ पर जो है वो परेशान है, बल्कि सार्फिन जो यहाँ पे आते हैं सब्जियां खरीदने के लिए, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर जो है वो सब्ज़ी फरोश यहाँ से सब्जियां खरीदते हैं और लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों, गली मोहल्लों में जाके शहरियों को सब्जियां फ़रोख्त करते हैं। और ये सब्जियां जो हैं ये इसी कीचड़ और गंदगी में फ़रोख्त की जा रही हैं। हिफ्ज़ाने सेहत के असूल जो हैं वो कहीं पर भी नज़र नहीं आ रहे हैं। कीचड़ का जो है वो सूरत हाल ये है कि मंडी के अंदर जो ट्रक दाखिल होते थे वो आज मंडी में दाखिल नहीं हुए हैं, वो मंडी के बाहर जो है वो इंतज़ार कर रहे हैं कि कब ये कीचड़ जो है इसे हटाया जाएगा ताकि ट्रक्स जो हैं वो अंदर आ सके और यहाँ पर आके आलू, प्याज और दीगर मौसमी सब्जियाँ ना सिर्फ जो पंजाब के मुख्तलिफ अजला बल्कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों से, दूर दराज इलाकों से जो यहाँ पे लहसन, अदरक, प्याज, टमाटर वगैरह जो यहाँ पे लाया जाता है फ़रोख्त करने के लिए, वो आज मंडी के बाहर लगा हुआ है। और यहाँ पर इंतजामिया अब्दुल कादिर, सूरत हाल अभी तक वहाँ पर जूं की तूं बरकरार है, मंजरकशी आपने कर दी। अब हमें ये बताइए कि सब्जी मंडी को साफ सुथरा रखना या फिर बारिशी पानी का निकास करना, उसके बाद की जो सूरत हाल है उसको देखना कौन से इदारे की जिम्मेदारी है, या फिर सब्जी मंडी की अपनी कोई इंतजामिया है, उन्होंने इसकी गफलत की है? हाँ जी बिल्कुल, जो सब्जी मंडी है इसकी जिम्मेदारी जो है वो मार्केट कमेटी की है, जो महकमा ज़राअत के ज़ेर इंतज़ाम जो है वो काम करती है। लेकिन मार्केट कमेटी के जब आला अफसरान से बात हुई, हमारी सेक्रेटरी मार्केट कमेटी और चेयरमैन मार्केट कमेटी से जब बात की गई कि ये सब्जियां जो हैं हमारे घरों में, लाहौरियों के घरों में जाती हैं, पकती हैं और यहाँ पे कीचड़ और गंदगी में रख के जो है फ़रोख्त किया जा रहा है। यहाँ पे तो सफाई सुथराई का इंतज़ाम जो है वो मिसाली होना चाहिए। इस पर ही इनका एक मौक़िफ़ था कि ये मंडी जो है पूरे इलाके से निशेबी है। यही वजह है कि बारिश का सारा पानी जो है वो यहाँ पे जमा हो जाता है और यहाँ का सीवरेज सिस्टम जो है वो 40 साल पुराना है, जिसे तब्दील करने की कोशिश की जा रही है, फिजिबिलिटी तैयार की जा रही है और ये जो है वो यकीन दहानी करवाई गई है कि आइंदा मानसून में जो है ये सूरत हाल नहीं होगी। ताहम जो है जब तक ये सीवरेज सिस्टम नहीं तब्दील होता, यहाँ पर ना सिर्फ बारिशी पानी बल्कि सीवरेज का पानी भी जो है वो मंडी में जमा रहेगा और मंडी में जो है वो गंदगी का बायस बनता रहेगा। शहरियों से बात हुई, शहरियों का ये कहना था कि सब्जी मंडी को देख के ये लगता है कि ये सब्जी मंडी नहीं, ये कचरा कुंडी बन चुकी हुई है, क्योंकि सब्जियां जो हैं वो गंदगी में ही और कीचड़ में ही फ़रोख्त की जा रही, यहीं पे उसकी नकलो हमल जो है वो यहीं पे की जा रही है। और अगर इन सब्जियों को देखें तो सब्जियां जो हैं वो पकाने को दिल नहीं करता। यही वजह है कि शहरी जो हैं, जो आम सारिफ है, वो इस सब्जी मंडी में कम ही आते हैं। यहाँ पर जो आते हैं वो सब्जी फरोश जो हैं, क्योंकि ये मरकजी सब्जी मंडी है, यहाँ से जो है होल सेल में जो है वो सब्जियाँ खरीदते हैं और शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जाके फ़रोख्त करते हैं। और ये इन सब्जी फरोशों का भी यही कहना था कि यहाँ से सब्जियाँ खरीदने के बाद इन्हें धोया जाता है ताकि दुकानों पर रखी हुई ये सब्जियां जो हैं वो साफ़ नज़र आएँ, क्योंकि यहाँ पे जो सब्जियां बिक रही हैं वो कीचड़ से अटी हुई हैं, गंदगी जो है वो इनके ऊपर लगी हुई है। और यही सूरत हाल जो है वो पूरी सब्जी मंडी में दिखाई देती है। कहीं सीवरेज के जो है वो मेन होल के ढक्कन जो हैं वो गायब हैं, कहीं पे सीवरेज पाइप टूटे हुए हैं और बारिश के बाद की सूरत हाल जो है। अब्दुल कादिर मदनी, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा, हमें ज्वाइन किया जी। इफ्तिखार अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर तज्जियाकार हैं आप। शुक्रिया सर आपके वक्त का। इफ्तिखार साहब, बारिश तो हो जाती है लेकिन बारिश के जो असरात है वो बाद में हम कई कई दिन तक देखते रहते हैं। ये कई सालों के मसाइल हैं और अभी तक भी कोई हल होते दिखाई नहीं दे रहे। ये हल नहीं होंगे,
उसकी वजह है कि हमारी जो तमीरात हैं ये किसी सिस्टम के तहत नहीं है। हर आदमी जगह लेता है, वहाँ पे मकान बना लेता है। कोई ये नहीं देखता कि जहाँ पे वो मकान बना रहा है ये जगह दूसरी जगह के मुकाबले में नीची है या ऊंची है। फिर वहाँ पे सीवरेज का मसला है। जो आदमी घर बनाता है उसके पास इतने पैसे नहीं है कि अपने पानी का डिस्पोजल का कोई बंदोबस्त करे, ना ये लोग गहरी गड़कियाँ बनाते हैं। ये मसाइल जो है इसमें हम सब बराबर के शरीक हैं जो खराबी शहर में हो रही है। शहर बहुत बढ़ गया है। ये शहर 10-12 लाख शहर था, 1 करोड़ 12-14 लाख का शहर है। और जो तक सीवरेज का मसला है कि पानी तो तभी निकलेगा जब इसका सारा निकासी का पूरा सही इंतजाम हो। अब सही इंतजाम के लिए हमारे ख्याल में 23 अरब रुपया चाहिए लाहौर के सारे सीवरेज सिस्टम को बेहतर करने के लिए। 23 अरब रुपया। अब ये देखते हैं हुक्मरानों की तरजीह क्या है, इसको करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। एक बात तो ये है और दूसरी बात ये है कि सबसे बड़ा मसला हम खुद है। मैंने जैसे आपको कहा ना कि मैं एक जमीन ले लेता हूँ कहीं पे और मैं घर बना लेता हूँ, मैं ये देखता नहीं कि मैं घर कहाँ बना रहा हूँ, क्योंकि मेरे साथ है घर बनाते फिर एक मोहल्ला बन जाता है, 10 मोहल्ले बन जाते हैं। तो ये जो है ना हमारे जो शहर के इलाके नशेबी, उनमें से पानी निकालना बहुत मुश्किल। एक बात। दूसरी बात यह है कि जैसे जैसे आप तमीरात करते जाएंगे और जमीन जो आपकी खाली थी जो पानी पी जाती है, जो डेवलप कर जाती है स्पंज की तरह, जो स्पंज नहीं होता उसकी तरह, हम जमीन तो खाली छोड़ ही नहीं रहे, हम घर बनाए जा रहे हैं या सड़कें पक्की बनाए जा रहे हैं, तो पानी नीचे जा ही नहीं रहा। वो साफ बहेगा। जब वो बहेगा तो उस तरफ जाएगा जो इलाका उसको मिलता है जहाँ पे जलवान है। ये इशू है हमारे शहर का। इफ्तिखार साहब, सर आपने बिल्कुल ठीक कहा कि हम भी कसूरवार हैं, लोग भी कसूरवार हैं, वो नहीं मानते और उन्हीं को कंट्रोल करने के लिए फिर कवानीन बनते हैं, इदारे बनाए जाते हैं ताकि लोग मनमानियां ना कर सकें, बल्कि एक सिस्टम मौजूद हो, कानून के तहत सब कुछ हो। लेकिन हमारे यहाँ देखा गया है कि एकदम से पूरा सीवरेज निज़ाम बेशक ना तब्दील हो, लेकिन कई सालों से देखा गया है कि कोई एक पाइपलाइन भी तब्दील नहीं की गई कि जहाँ पर मुसलसल खराबियां आ रही हैं। आहिस्ता आहिस्ता करके भी इस जानिब किसी की तवज्जो नहीं है कि इसको ठीक करना है। बच्चे आपकी बात सही है, लेकिन एक बात ख्याल रखिएगा, ये तो आप कहते हैं सीवरेज बिछाने जा रहा है, सीवरेज के बिछाने पर काफी पैसे की लागत आती है। जैसे मैंने आपको कहा लाहौर में कितने अरब रुपए का प्रोजेक्ट अगर बनाया जाए तो पानी 1 घंटे के अंदर सारा पानी जो है वो चला जाएगा यहाँ से पंपिंग स्टेशन से और पंपिंग स्टेशन में साफ होकर चला जाएगा दरिया में। अब इसके लिए पैसे कहाँ से आएंगे? हम लोग अपने सीवरेज के जो पैसे हैं वो देने को तैयार नहीं हुआ सको। हम जो ना ये कानून के ताबे हम रहना नहीं चाहते, हम भी नहीं रहना चाहते और जो जिनकी ये जिम्मेदारी है वो भी नहीं चाहते। वो रिश्वत लेके काम का गुजारा कर रहे हैं, हम पैसे ना देके गुजारा कर रहे हैं। इसके दरमियान को रास्ता सबको ढूंढना होगा। अच्छा घर हम बना लेते हैं 1 करोड़ 1.5 करोड़ रुपए का, लेकिन हम अपने जो पानी का निकास है उसका कोई ऐसा इंतजाम नहीं करते जो दुरुस्त हो। और अगर हमें कोई टैक्स मांगता है तो हम टैक्स के ऊपर शोर में जाते हैं कि ये टैक्स तो बहुत ज्यादा है। करोड़ रुपए का घर बना सकते हैं लेकिन कुछ 1000 रुपए का सालाना टैक्स नहीं दे सकते। हमें शहरियों को भी सोचना चाहिए कि ये रियासत ऐसे नहीं चलेगी जिस तरह हम चलाना चाहते हैं। अदारों की गलती, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन अदारों की सलाहियत कितनी है, उनके पास तादाद कितनी है, उनके पास मशीनें कितनी है, उनका बजट कितना है। ज्यादातर बजट तो चला जाता है तनख्वाहों में और दफातर के अखराजात में, उनकी गाड़ियों के लल्ले तल्ले में। बाकी पीछे क्या बचता है? इसके लिए वाटरिंग पंप चाहिए, डी वाटरिंग पंप चाहिए, जिससे आप कह रही हो नया सीवरेज पाइपलाइनें बिछानी चाहिए। तो मसाइल को हमें आराम से बैठ के डिस्कस करना चाहिए। खराबी है, बिल्कुल है, लेकिन सारी खराबी की जिम्मेदारी हुकूमतों में छोड़ दें, मेरा ख्याल है फिर हम बहुत मुसीबत में फंसते जाएंगे। ठीक, इफ्तिखार अहमद साहब, मैं यकीनी तौर पर मैं हमेशा इस पे बात करती हूँ कि 50% अगर हम गवर्नमेंट पे जिम्मेदारी है डालते हैं तो 50% हमारी भी है ना, कि हमने भी मामले को ठीक करने के लिए कुछ ना कुछ तो करना है, हम भी यहीं के बसने वाले हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं स्पेशली बादामी बाग सब्जी मंडी के हवाले से हम बात कर रहे थे कि पूरे शहर में बल्कि पूरे अतराफ में आपके हमारे घर में वहीं से सब्जियाँ और खाने पीने की अशिया आती हैं और साल से वहां पर सफाई का इतना नाकिस इंतजाम है और जब बारिश होती है फिर तो इंतहा हो जाती है वहां पर। आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। अब देखें आपने कितना अच्छी एक बात कर दी मेरे लिए। जो लोग वहाँ पे दुकानें लिए बैठे हैं और जो रोजाना का कारोबार लाखों रुपए का करते हैं, कम से कम कई अरब रुपए की लेन देन है एक महीने के अंदर सब्जी मंडी के अंदर, क्या उनकी ये जिम्मेदारी नहीं कि वो इसको इम्प्रूव करने के लिए गवर्नमेंट से कहेंगे जी इतने पैसे आप डालें, इतने पैसे हम डालते हैं, इसको निजाम को ठीक करें। ये जो पानी को आप रो रहे हैं ना, वहाँ पे सफाई नहीं करवा सकते। तो जो जिनके पास वो दुकानें हैं पैसा कमा सकते हैं, खाने में बैठने को तैयार हैं,
बदबू में बैठने के लिए तैयार है, लेकिन पैसे नहीं खर्चेंगे सफाई के लिए, अपना मुकामी इंतजाम नहीं करेंगे। उसके लिए भी देखेंगे कि क्या जो शहर के अपना सफाई करने का महकमा है उसके आदमी वहाँ पे आते हैं नहीं आते हैं। देखिए मैं जरा मुख्तलिफ आदमियों में बहुत तनकीद करता हूँ हुकूमती मामलात पे, और मैं समझता हूँ हमारी खराबियाँ बहुत ज्यादा हैं और गवर्नेंस हमारी है ही नहीं है। एक महल्ले में गवर्नेंस नहीं है, एक तहसील या शहर में क्या गवर्नेंस होगी, सब ये ड्रामा है अदारों के हवाले से, दिखावे के अदारे हैं, ये कुछ हमें डिलीवर नहीं कर पा रहे। लेकिन उसके साथ जो बात मैं कह रहा हूँ ये भी गौर तलब है, जहाँ पे मैं कहता हूँ इतना हैवी कारोबार होता है उस मंडी के अंदर, क्या वो लोग अपनी मंडी के अंदर इन चीजों के बारे में कुछ नहीं कर सकते? आज वो फैसला कर लें कि हर दुकानदार ने अपने रकबे के हिसाब से इतने पैसे देने हैं, और गवर्नमेंट से कहेंगे ना इतने पैसे हम देते हैं, इतने पैसे आपने, और हम एक दूसरा जब भी सब्जी मंडी बन रही थी बनाने वालों ने देखा नहीं कि निशेबी इलाका है, उनको समझ नहीं आ रही थी निशेबी इलाके के लिए वो पैसे दे रहे हैं। सरकार ने किसी से यहाँ जमीन खरीदी है या कुछ किया है ना, तो उनको नजर नहीं आएगा निशेबी इलाके इसका पानी कहाँ जाएगा। ठीक, इफ्तिखार अहमद साहब यकीनी तौर पर आपने बिल्कुल ठीक बात की। अब्दुल कादिर आपकी तरफ आना चाहूंगी। ये इफ्तिखार साहब ने भी एक हल बताया है कि जो मार्केट कमेटी की जिम्मेदारी है, यकीनी तौर पर उनकी जिम्मेदारी है। लॉन्ग टर्म प्लानिंग तो वो बता रहे हैं जी आने वाले साल तक हम ठीक कर देंगे, लेकिन अभी बारिशें मजीद होनी है। शॉर्ट टर्म प्लानिंग क्या बता रहे हैं, क्या हल है उनके पास? आज बिल्कुल शॉर्ट टर्म प्लानिंग के लिए जो है वो यहाँ पर पंपिंग जो है उसके निज़ाम के लिए यहाँ पे जनरेटर और पंप्स लगाए गए हैं, ताकि यहाँ से पानी जो है वो निकाला जा सके, उसका निकास जो है वो किया जा सके। लेकिन अगर इस सब्जी मंडी के महलों की बात की जाए तो इस सब्जी मंडी के पास से जो बदामी बाग रोड गुजर रहा है उससे तकरीबन ये मंडी जो है वो 7 से 8 फीट गहरी है, और इर्द गिर्द की जितनी भी आबादी है उस सारी आबादी का पानी भी इसी मंडी में जमा हो जाता है। और ये मंडी जो है वो शहर लाहौर की मरकजी मंडी है। ना सिर्फ ये लाहौर के शहरियों को फीड कर रही है, बल्कि यहाँ से शेखुपुरा और कसूर की जो सब्ज मंडियाँ यहीं से जो है वो सामान यहाँ से इनके लिए जाता है। और लाहौर की जो दिगर सब्ज मंडियाँ हैं जिसमें सिंहपुरा सब्जी मंडी है, अल्लामा इकबाल टाउन सब्जी मंडी है जिसे मुल्तान रोड सब्जी मंडी कहते हैं, उसके साथ साथ काना काचा सब्जी मंडी है। ये तीनों सब्जी मंडियों को भी सामान जो है वो लाहौर की मरकजी सब्जी मंडी के आड़ती ही जो है वो फराहम करते हैं। लेकिन इसके बावजूद यहाँ की सूरत हाल जो है वो दिन ब दिन जो है वो बुरी होती जा रही है, क्योंकि गुज़िश्ता मानसून में भी देखा कि यहाँ पर जो है वो पानी जमा हो गया, जिसकी वजह से जो है वो यही दावे किए गए कि आइंदा मानसून में जो है वो सूरत हाल बेहतर होगी। और परसों होने वाली बारिश ने तो सूरत हाल बिल्कुल बिगाड़ के रख दी कि यहाँ पर अब जो है वो ट्रक जो मालकान है उन्होंने अपनी सब्जियां जो हैं वो आड़तियों को अनलोड करने के लिए मंडी में दाखिल होने से जो ठीक है। बहुत शुक्रिया अब्दुल कादिर मदनी, आप हमारे साथ मौजूद रहे। इफ्तिखार अहमद साहब, आपने लोगों पे जिम्मेदारी में हमेशा हर बात पे जिस पे हमारी जिम्मेदारी बनती है मैं जरूर कहती हूँ, लेकिन सर अगर हम सिविलाइज्ड जिन्हें हम कौमें समझते हैं, हम उनको डेवलप्ड कंट्रीज कहते हैं, वहां पर भी लोगों की तनख्वाहों से ज्यादा उनके जुर्माने हैं अगर वो किसी भी तरह की कोई भी खिलाफ वर्जी करते हैं। इदारों का इतना कंट्रोल है, गवर्नमेंट की इतनी रिट है कि किसी की हिम्मत ही नहीं होती कि खिलाफ वर्जी करे। कहाँ पे? सर जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं जिनके हम मॉडल्स के हम लोग फॉलो करते हैं। देखो ना, अभी जो बात मैं कह रहा था वो मेरे जो दोस्त बात कर रहा है उसने कह दी ना कि ये बाकी आबादी के मुताबिक कितने फीट गहरी जगह पे इन्होंने ये मंडी बनाई। कहा ना उसने, अब मुझे बताया जब ये बनाई जा रही थी ये आप गले में मंडी बना रहे हैं। मैं तो कहता हूँ उन लोगों को सजा देनी चाहिए इस मामले में। उनकी तो इंक्वायरी करें जिन्होंने ये जमीन एक्वायर की है, जिन्होंने ये जमीन ली है, जिन्होंने ये जमीन खरीदी है, कि क्या उनका कोई जिम्मेदारी नहीं थी? तो यहाँ पे आके देखते क्या कर रहे हैं खड्डे में, तो खड्डे में जाकर रहेंगे तो फिर आप बाद में कहेंगे कि हमारे साथ ज्यादती हो रही है। ठीक है, ज्यादती पर मैं देखें आई एम ए क्रिटिक, लेकिन किसी भी आदमी को नकाद को तनकीद करते वक्त हर पहलू को रखना चाहिए गौर में। मैं खिलाफ हूँ इन इदारों के बारे में, ये इदारे बिल्कुल गलत हैं, लूटमार कर रहे हैं। लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी क्या कर रही है? सिवाय लूटमार के कोई काम नहीं कर रही है। ये लाहौर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन क्या कर रही है? लाहौर में एक अंदाजे के मुताबिक सिर्फ 80 करोड़ से 1 अरब रुपया ये जो रेडी वाले हैं इनसे लिया जाता है सालाना। 80 करोड़ से 1 अरब रुपया। बिल्कुल ऐसा ही है। सारा शहर जो है बाजार में बदला हुआ है। किसने बदला? जिस किसी को खाओ वो कहता है कि गरीब मार हो रही है। ऐसे रियासतें नहीं चलती। मैं आपको साफ बता दूं, रियासतें बड़े असूलों में चलती हैं। और जिन मुल्क कंट्रीज की आप बात कर रही हैं वहाँ पे प्रिंसिपल सोसाइटीज हैं। वहाँ पे आदमी इसलिए नहीं डरता कि उसका चलान हो जाएगा तो उसकी सुधार होगी, नहीं, वो वैसे ही आवाज करता है कि यार हरकत ऐसी न करे। यही
ये हमारा पानी का मसला 23 अरब रुपया गवर्नमेंट दे, ये पानी का मसला क्या हो जाएगा? मुझे पता है, इसकी सारी स्टडी मैंने देखी हुई है, इसकी स्टडी है क्या, ये सारे के सारे शहर का मसला है। और ये नहीं ठीक हो सकता ऐसे छोटे मोटे पंक्चर लगाने से या छोटी मोटी रिपेयर करने से कि यहाँ पे एक पाइप डाल दिया, वहाँ पे एक पाइप डाल दिया, इससे काम नहीं चलेगा। यू हैव टू चेंज इंटायर जो सिस्टम है वो चेंज करना पड़ेगा। फिर देख रहे हैं हमारे पास पंप भी नहीं है। यदि बारिश अगर ज्यादा हो जाए तो जो पंप है ना पानी निकालने वाले, हेलो जी जी, उनमें बिजली नहीं होती है, वो काम ही नहीं कर रहे होते हैं। अगर वो पंप भी वक्त पे काम करे ना, निकास तेज हो सकता है। अब ये सारी बातें भाषा के लिए में भी है, मिनिस्टर के लिए में भी है और अफसरान के लिए में भी है, और इसकी जायका की रिपोर्टें भी बनी हुई हैं कि इस पानी का क्या करना है। अब बात तरजीहात की बात, पैसे की बात, मैं तो ठीक है। कहता हूँ आधे पैसे लोग बहुत डालें, आधे पैसे गवर्नमेंट शुक्रिया डाले। इफ्तिखार अहमद साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहे और यकीनी तौर पर आपने अपना तंज़िया भी पेश किया और हर मरहले को आपने लोगों को भी जिम्मेदार ठहराया, इदारों को भी बताया कि इदारों के जो हैं वो भी तरजीहात में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस हैं कि हमें कौन कौन सी चीज़ों को, कौन कौन सी बुनियादी ज़रूरियात को तरजीहात में शामिल करना है। यहाँ पर वक्त एक शॉर्ट ब्रेक का हमारे साथ है। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। लाइबा इमरान हमारे साथ मौजूद है जिनसे हम बात कर रहे थे। लाइबा, एक्सपीरियंस आप बता रही थी, पूरी दुनिया के कितने आर्टिस्ट शरीक थे इस कंपटीशन में जिसमें आपने सेकंड पोजीशन हासिल की है? जी, पूरी दुनिया के तकरीबन पूरी दुनिया से ही थे, जिसमें से आई गेस थर्ड पोजीशन नाइजीरिया की किसी की आई थी। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पूरी दुनिया इसके अंदर पार्टिसिपेट करी थी। तो मुझे बहुत खुशी हुई जब मुझे पता चला कि मेरी इसमें सेकंड पोजीशन आई है। ठीक है लाइबा, हमें ये बताइए आपने क्या खास बनाया था और उससे क्या आप मैसेज क्या देना चाह रही थी? मैंने एक एक्चुअली मनी को थोड़ा सा वो किया था कि उसके अंदर मैंने उसमें किया था कि मनी के जरिए मैंने फ्रीडम को दिखाया था कि फ्रीडम, मनी के जरिए फ्रीडम को दिखाया था। एंड नोट लिख दिया था एक फ्रीडम के ऊपर जो कि मनी से रिलेटेड था, तो उसके ऊपर मुझे मिला था। ठीक है, ये नोट आपने खुद सोचा था कि मुझे ये लिखना है या फिर फ्रीडम पे मैं ये काम कर सकती हूँ, या फिर किसी ने मदद भी की थी आपकी? जी, मदद की थी मेरी सिस्टर एंड मेरे फादर ने मेरी मदद की थी इसको बनाने में। फादर जो थे वो मिस्टेक्स एंड वो जैसे बता रहे थे कि फाइनल लुक हमने अपने फादर को दिखानी थी। एंड सिस्टर मेरी थोड़ी सी मेरी हेल्प करी थी कि लाइफ इसमें ये सूट करेगा, ये नहीं सूट करेगा। ठीक, लाइबा कितने साल से आप ये मुसव्वरी कर रही हैं, आर्ट का काम कर रही हैं और क्या खास क्या करती हैं आप? कौन सी आर्ट की फॉर्म में ज्यादा इंटरेस्ट है आपको? मैं 2 इयर्स बैक से काम कर रही हूँ एंड ज्यादा मुझे पोर्ट्रेट्स अट्रैक्ट करते हैं। मैं पोर्ट्रेट्स में ज्यादा काम करती हूँ एंड मीडियम पेंसिल मुझे बहुत पसंद है। ठीक, गोल क्या है, क्या चाहती हैं आने वाले वक्त में? इंशाल्लाह जैसे अभी पाकिस्तान को प्राउड कर रही हूँ, इंशाल्लाह आगे भी और नाम रोशन करूंगी पाकिस्तान का एंड और मेडल्स और अवार्ड मैंने पाकिस्तान के लिए जरूर लाने। ठीक, हमें ये बताइए लाइबा कि हम लोग देखते हैं मुख्तलिफ आर्टिस्ट तस्वीर बनाते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो देखने में सिर्फ ये समझते हैं कि क्या शायद ये सिर्फ तस्वीर हैं। आर्टिस्ट लोग क्या सोचते हैं तस्वीर बनाने से पहले? पूरा एक पैगाम होता है, किस तरह से मैसेज देना होता है? जैसे कि आप देखें, आप एक थीम रखें कोरोना, उसके ऊपर आपको इमोशंस दिखाने हैं, आप उसके अंदर पॉजिटिविटी लानी है, लोगों को नेगेटिविटी से हटा के पॉजिटिव साइड पे लाना है, पॉजिटिव मैसेज भी देना है, इमोशंस भी रखने हैं एंड उसके अंदर इंस्पायरेशन भी रखनी है एंड उसको लोगों को अट्रैक्ट करने का वो भी रखना है कि लोग अट्रैक्ट होते थे इससे। तो बनाने से पहले सबसे पहले तो चीज हम इमोशंस देखते हैं, उसके अंदर कितने इमोशंस आ रहे हैं, अट्रैक्ट कैसे करेगी लोगों को, तो इस तरह। ठीक, लाइबा कौन सी क्लास में आप वैसे? मैं मैट्रिक में हूँ, मैट्रिक में हूँ। ठीक, अभी इसका मतलब है लॉकडाउन जब से रहा, आप घर में रही तो आपको अच्छा खासा टाइम मिल गया कि आप अपने आर्ट के शौक को जो है अच्छा खासा परसू कर लें। बिल्कुल, यही इसी के अंदर मुझे कुछ ज्यादा हुआ कि वाई नॉट, अगर मेरे पास फ्रेम्स है तो मैं अपनी एग्जीबिशंस करूंगी, तो आगे एग्जीबिशंस करने के लिए मुझे इसको और भी बढ़ाना पड़ेगा। तो मैंने इनको इकट्ठा करने, मैंने ये कहा कि अभी ये जाया तो होंगे नहीं, तो जितना काम इकट्ठा मेरे पास होता जाएगा उतने बड़े बड़े उतना ज्यादा मेरे पास इजी है। तो मैंने इसके अंदर बहुत ज्यादा मास्टर पीसेज अपने तैयार कर लिए। ठीक, लाइबा मास्टर पीसेज में सबसे ज्यादा तवज्जो किस चीज पे रही, क्या मैसेज देना चाहा?
सबसे ज्यादा पोर्ट्रेट जो थे ना उसके अंदर लेबर्स के ऊपर आई थी, कि जिसके अंदर उनके एक्सप्रेशन थे और ऑल दैट उसके ऊपर आए थे। ठीक है, बहुत शुक्रिया लाइबा इमरान, आप हमारे साथ मौजूद रहें। आपको हम एक बार फिर से मुबारकबाद पेश करते हैं और बेस्ट ऑफ लक कहते हैं कि इसी तरह से अच्छा काम करते रहिए और पाकिस्तान का नाम रोशन करती रहिए। बात करेंगे जी खेल के मैदान से, और पीसीबी की जानिब से एक बड़ा अहम फैसला किया गया है डोमेस्टिक स्ट्रक्चर को लेकर के उसको किस तरह से मजबूत बनाना है, अपने प्लेयर्स को बुनियादें जो हैं उनकी किस तरह से स्ट्रॉन्ग करनी है ताकि पाकिस्तानी टीम को अच्छे प्लेयर्स आने वाले वक्त पे मिल सके। तो इसी हवाले से नए कोचेस हायर किए गए हैं पूरे पाकिस्तान में। डिटेल में बात करेंगे, बिलाल अकील हमारे साथ मौजूद हैं। बिलाल, आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। कितने कोचेस हायर किए गए हैं और ये पूरे पाकिस्तान के कौन कौन से इलाकों में किए गए हैं? जी 6 सूबाई एसोसिएशंस जो थी जिनमें जो डोमेस्टिक स्ट्रक्चर्स खेलती थी, T20 नेशनल T20 कप था जिसमें नेशनल वनडे कप था, उसके बाद कायद-ए-आज़म ट्रॉफ़ी थी। तो ये 6 टीमें बनाई गई थी और इनके कोचेस थे जो मिसबाउल हक को रिपोर्ट करते थे और सिलेक्शन के हवाले से जो है वो उनको बताते थे। लेकिन अब जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कुछ जो कोचेस थे उनको रिटेन किया, क्योंकि हमारी 6 सूबाई एसोसिएशंस हैं जिनमें फर्स्ट 11 भी है, सेकंड 11 भी है। फर्स्ट 11 के कोचेस अलग हैं, सेकंड 11 के कोचेस अलग हैं। तो जी तो अब पीसीबी ने जो है वो रीस्ट्रक्चरिंग की है जिसमें कई जो बड़े नाम थे जो कि माजी के साबिक क्रिकेटर्स रहे हैं, जैसे बासित अली हैं, अब्दुल रज़ाक हैं, एजाज चीमा हैं, हमायूं फरत हैं, गुलाम अली हैं, और इसके अलावा कई नाम ऐसे हैं जिनको ये एसोसिएशन की टीमों में बतौर कोच रखा गया है। तो ये कोचेस जो हैं ये ग्रास रूट लेवल से जो है वो खिलाड़ी को उठाएंगे, उसकी जो है वो काउंसलिंग करेंगे, उसको प्रैक्टिस करवाएंगे, और जितने बड़े नाम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने रखे हैं मेरे ख्याल से ये एक क्रिकेटर भी दें पाकिस्तान को तो 11 बेहतरीन टीम बन सकती है। जो अच्छा परफॉर्म करता जाएगा उसे मौका मिलता जाएगा, एक तरह का एक शफलिंग का निजाम बनता जाएगा, सर्कल चलता रहेगा। इसी तरह ही चलता रहेगा, क्योंकि साफ क्लियर वर्ड्स में जो है वो कोचेस वगैरह ने कहा था पहले भी, जो पिछले साल थे और इस साल भी यही है। मिसबाउल खुद भी कहते हैं कि जो परफॉर्म करेगा उसे मौका दिया जाएगा। तो मेरे हिसाब से कि ये जो इंटरनेशनल क्रिकेटर्स रखे हैं इनसे प्लेयर्स की ग्रूमिंग बहुत अच्छी होगी, क्योंकि हमने देखा जो पिछले कोचेस रखे हुए थे उनका इतना ज़्यादा तजर्बा नहीं था। कुछ ग्रेड 2 के क्रिकेटर्स थे, कुछ इतना तजर्बेकार नहीं थे, लेकिन अब जो पीसीबी ने स्टाफ रखा है उसमें बड़े नाम हैं जो पाकिस्तान को एक लंबे अरसे तक सर्व कर चुके हैं। तो मेरे हिसाब से कि अब टीम जो निकलेगी, जो कोचेस भी कल कह रहे थे, वो बेहतर निकलेगी। अच्छा, बिहेव पर, तरबियत पे भी काम होगी, क्योंकि जाहिर बात है हमारे बड़े पॉलिश्ड प्लेयर हैं जिनको अब कोचेस रखा गया है, वो उनके एक्सपीरियंसेस बहुत मैटर करेंगे, ख़ासतौर पर तरबियत के हवाले से, बिहेव के हवाले से। जो सबसे ज़्यादा प्लेयर्स पे स्ट्रेस होता है किसी भी बड़े प्लेयर्स के साथ करें, उसको मैनेज करने के हवाले से। जी ये तो आपने बिल्कुल ठीक कहा कि तरबियत सबसे पहले खिलाड़ी की करना मेन फोकस होता है, और हमने माजी में आपने देखा कि हमारे बहुत से क्रिकेटर्स ऐसे रहे जिनको अपने बिहेवियर की वजह से काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा। पीसीबी अब ये सारी चीज़ें समझ चुका है। एंटी करप्शन कोड, एथिक्स, ये सब के जो है वो लेक्चर्स, सजा का एक सिस्टम हो गया ना, नजर आ रहा है। बिल्कुल, अब पीसीबी ने जो है वो खिलाड़ियों को स्पेशल लेक्चर्स भी देना शुरू किए हैं। जो अंडर 16 से ये सिलसिला शुरू होता है, अंडर 19 में भी आता है, फर्स्ट 11, सेकंड 11, फिर उसके बाद आपकी जो ये जो नेशनल प्लेयर्स हैं जितने भी, जब इनके कैंप होते हैं, इनके बीच में फिजिकल एक्टिविटीज़ होती हैं, इनके साइकेट्रिस्ट एक्टिविटीज़ होती हैं, इनको मेंटली तौर पर तैयार किया जाता है कि आपने कोई भी ऐसी चीज़ में इन्वॉल्व नहीं होना जो आपकी जो नेशनल इंटरेस्ट को जो है नुकसान पहुंचाए। और ख़ास तौर पे एक प्लेयर का करियर होता है, लाइक शर्जील खान ने जब इसमें रखा उनको, क्योंकि जो फिक्सर्स होते हैं वो नए खिलाड़ी ढूंढते हैं जो कम आसानी से ट्रैप हो जाए, बातों में आ जाए। हाँ। तो मेरे हिसाब से कि अब पीसीबी ने ये अच्छा सिस्टम किया कि अंडर 16, अंडर 19 से ही बच्चों की ग्रूमिंग करना शुरू कर दी, ताकि और 2-3 ऐसी मिसालें भी बनानी चाहिए पीसीबी को, ताकि आने वाले वक्तों में कोई अगर ऐसी हरकत करे तो उससे पता हो कि मैं लाइफ टाइम जो है वो क्रिकेट से बैन हूँ। हाँ, मैं बच नहीं सकता, बल्कि मुझे बुरी सज़ा मिल सकती है और सख्त सज़ा मिल सकती है। बिलाल, डोमेस्टिक सीज़न के हवाले से हमें बताइए कि ये कोविड का सिलसिला रहा, जितने भी हमारे छोटे प्लेयर्स थे जो कि नेशनल टीम के प्लेयर्स नहीं थे, उनकी परफॉर्मेंसेस बहुत पीछे जा चुकी हैं। इनको किस तरह से पॉलिश किया जाएगा, इसके हवाले से क्या प्लान तैयार किया जा रहा है? जी देखें, अभी तो सबसे पहले जब
जो प्लेयर्स हैं उनको जो नेट प्रैक्टिस जो है वो कर रहे हैं, अपने घरों में पहले करते रहे हैं। सबसे पहले फिटनेस पर अपने ध्यान दिया खिलाड़ियों ने। खिलाड़ियों को यही प्लान दिया गया था उनके कोचेस की तरफ से, डोमेस्टिक कोचेस जो पहले थे उनकी तरफ से, कि घरों में रहकर आपने, और हमने देखा कि सेंट्रल पंजाब, बलूचिस्तान, सदर्न पंजाब, इन तमाम टीम के कोचेस ने ऑनलाइन लेक्चर्स भी दिए खिलाड़ियों को ड्यूरिंग कोविड। तो इनकी उस तरह से भी काउंसलिंग करते रहे कि आपने मतलब जिस तरह से परेशान नहीं होना, आप लोगों ने इस तरह अपने घरों में रहते हुए महदूद जो सहूलियात आपके पास हैं उसमें आपने जो है वो अपनी एक्सरसाइज करनी है, अपने आप को बेहतर करना है। लेकिन अब जो है वो सिनेरियो ज़रा डिफरेंट है क्योंकि अब डोमेस्टिक सीज़न जो है वो शुरू होने को है। तो अब ज़रा ये कोचेज़ इसलिए रखे हैं कि ये आएँ, ये आकर कुछ ज़रा प्लेयर्स पर थोड़ी तवज्जो दें, उनमें जो जो खामियां नज़र आ रही हैं उसको दूर करें। क्योंकि कोचेज़ होते ये हैं जो अपने प्लेयर्स के साथ एक फ्रेंडली माहौल में रहें, उनकी जो खामियां उनको दूर करते रहें और जो उनकी पॉजिटिविटी है उसको ज़्यादा से ज़्यादा आगे बेहतर करें, ताकि जो जिस तरह से हमने बाबर आजम को देखा, अंडर 16 से बाबर आजम ने अपना सफ़र स्टार्ट किया, अंडर 19 में आए, परफॉर्म करते गए। जो खिलाड़ी परफॉर्म करता जाता है वो आहिस्ता आहिस्ता तरक्की करता है, उसको मौका ज़रूर मिलता जाता है। बिलाल, हमें ये बताइए कि शाहीनों के भी आजकल इंग्लैंड में डेरे हैं, कभी मौसम उनको तंग करता है, कभी मैच ड्रॉ हो जाता है, इस सिलसिले में क्या खबरें हैं? अब तीसरा टेस्ट शुरू हुआ है, आज दूसरा रोज़ शुरू होना, लेकिन कल इंग्लैंड के लिए बड़ा अच्छा रहा दिन। इंग्लैंड के जो दो प्लेयर्स हैं, जोस बटलर और क्रॉली, जैक क्रॉली, उन्होंने 171 नॉट आउट हैं, दोनों भी विकेट पर मौजूद है। और सेम अच्छा खासा उन्होंने हमारे शाहीनों को टफ टाइम दे के रखा। बॉलिंग में तो बहुत ज्यादा टफ टाइम हो गया है। बहुत शुक्रिया बिलाल प्रोग्राम में शामिल होने के लिए, लेकिन फिर भी हम अपनी पाकिस्तान टीम को बेस्ट ऑफ लक कहते हैं कि वो अच्छा परफॉर्म करें और अच्छा खेलें। मुझे इजाजत दीजिए, कल हमारी मुलाकात नहीं होगी, पीर को मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह निगहबान।